नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत प्राइम 24 और मैं हूं आपके साथ अलाना खान। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर हरियाणा के सोनीपत से है, जहां भारतीय किसान यूनियन की ओर से पिपली टोल पर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। किसान नेता अभिमन्यु कोहार ने बताया कि इस महापंचायत में हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश से किसान एकत्रित होंगे। इस महापंचायत में आर पार का फैसला लिया जाएगा। आगे अभिमन्यु ने कहा कि किसानों की जमीन का मुआवजा बढ़ाने के लिए 16 जनवरी से किसानों का धरना चल रहा है। किसानों ने बताया कि उनकी जमीन का 50 लाख से 70 लाख तक मुआवजा सरकार दे रही है, जबकि उसी जमीन को सरकार 60 से 70 करोड़ में कंपनियों को बेच रही है। केएमपी के ऊपर पीपली टोल के ऊपर धरना चल रहा है किसानों का अपनी जमीन के मुआवजे को लेकर, और सिर्फ सोनीपत जिले में ही नहीं बल्कि पलवल और झज्जर जिलों में भी ये धरने लगातार चल रहे हैं। और किसानों की पहले दिन से बड़ी स्पष्ट मांग है कि भाई जिन गाँवों में 3-3 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू हो रखी है किसानों की ज़मीन की प्रति एकड़ की, वो ज़मीन सरकार 56 लाख 57 लाख 70 लाख तक का मुआवजा दे रही है। और जबकि जिस आईएमटी में किसानों से 49 लाख रुपए प्रति एकड़ की ज़मीन सरकार ने ली थी, उसी आईएमटी के अंदर आज हरियाणा सरकार 1,31,800 रुपया प्रति गज के हिसाब से कंपनियों को ज़मीन बेच रही है। तो अगर आप 4840 गज हो गए, उसके हिसाब से अगर हम हिसाब लगाएं तो लगभग इस हिसाब से तो 63 करोड़ का एक किला बन गया। तो किसान जिसकी ज़मीन है, किसान जो उस ज़मीन का मालिक है, जिसकी मलकियत है उस ज़मीन के ऊपर, सरकार उसको मात्र दिया 49 लाख और सरकार ने वही ज़मीन आगे बेच दी 63 करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब से। तो हमारा ये कहना है कि बीजेपी सरकार कहती है कि उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो भाई आप विकास जो ये कर रहे हो, इस विकास में से किसान को आप बाहर क्यों निकाल रहे हो? इस विकास का हिस्सा किसान को भी तो बनाइए ना। इस किसान को भी उस विकास की प्रक्रिया में शामिल कीजिए। जिसकी ज़मीन है, आप उसकी ज़मीन ले रहे हो 50 लाख 55 लाख 70 लाख मैक्सिमम में, और उसको आगे बेच रहे हो कई करोड़ की, 50 करोड़ से भी ज़्यादा की। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर पर। खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से है, जहां जाट धर्मशाला में हरियाणा की खापों की एक पंचायत हुई। कई मामलों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें किसान आंदोलन में लंबित मांग और स्वामीनाथन लागू करवाना है, साथ ही जल बचाओ आंदोलन को जन आंदोलन बनाना, प्राकृतिक खेती को अपनाना, प्रदेश में नशे को खत्म करना समेत हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव करने की बात रखी गई। इसके साथ ही मंत्री संदीप सिंह का विरोध करने वाली महिला सोनिया दोहन का समर्थन करने का आह्वान किया। आगे लोगों ने कहा कि अगर जल्द संदीप सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम सब प्रदेश भर में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। किसान संगठनों की बारी जो 3 उसमें सरोखाप की तरफ से जो बुलाई गई थी, इसमें सबसे पहले प्रस्ताव हिंदू मैरिज एक्ट में एक गांव में एक गोत्र पर शादी पर रोक लगाई जाए। सबसे पहला तो प्रस्ताव ये पास किया। दूसरा प्रस्ताव है हमारा एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जाए। तीसरा प्रस्ताव है किसान और मजदूरों के कर्जे माफ किए जाए। चौथा प्रस्ताव है, प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं बीजेपी की सरकार आने स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करूंगा, अभी तक वो रिपोर्ट लागू नहीं हुई। और चौथा जो हमारे जो 5 मुद्दे जो हमें सरकार के जो सरकार भी चला रही है, प्राकृतिक खेती को अपनाए, ये हमारा मंच भी और खाप पंचायतें भी चला रही हैं। वह मोटी खेती को बढ़ावा दो, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दो, नशा को रोको और जल पर्यावरण को बचाओ। इस तरह के जो प्रस्ताव पास किए गए हैं, हमने ये 36 बिरादरी के भाईचारे को मजबूत करो, उसके लिए आज की जो मीटिंग कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में हमारे जो पदाधिकारी, खापों के प्रधान, बारियों के तपों के जो संगठनों के प्रधान, यूनियन किसान यूनियन के, तो हमने आज ये प्रस्ताव और केंद्र सरकार को भी हम ड्राफ्ट बनाकर आज के एक इसमें भेजेंगे। 28 फरवरी तक का हमने केंद्र सरकार को और प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम बना के भेजेंगे। अल्टीमेटम दिया है, अगर वो इन मांगों के ऊपर हमारे विचार नहीं करेंगे तो हम पलवल की जाट धर्मशाला में मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में, वहां से लोगों से हमारा संपर्क हुआ था, उन्होंने ये कहा है कि हम 52 पाल की तरफ से या पालों की तरफ से उधर पंचायत बुलाएंगे, तो उसके बाद हम वहां पर कोई कठोर फैसला ये ले सकते हैं। हम जंतर मंतर पर या तो कोई प्रदर्शन करेंगे या दिल्ली के ऊपर। देखो भाई, सरकार एक तरफ तो कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ बेटियां गल्ला कितनी अत्याचार कर रही है। पहली बेटी ने का तो केस ही मतलब न्यू का न्यू रह था, दूसरी बेटी गल्ला और मारे गल्ला वो कर इसने सरकार ने। तो हमने तो एक चिंता हो रही है भाई, हमने नहीं हो रही है, हमें बीजेपी तो अपनी बेटियां ने बचावा तो बचावा क्यों कर बचावा।
बहुत बलात्कार हो रही है बेटियां गल्ला, और इतना अत्याचार हमारे पास सहन नहीं होगा बेटियां के बारे में। और जो कहता सरकार उस खेल मंत्री ने गिरफ्तार कर लेगा, और नहीं तो फिर कुछ और नया है, कुछ महिला उसका भरना गए बैठ कर और मतलब धरना लावांगे, इतना नहीं गिरफ्तार होगा। या पक्की बात है। सरकार दे हमने जब आखिरी बात करे, हाँ बहुत बार कॉन्फ्रेंस कर ली है और बहुत बार हमने यह कह लिया है। उदनी हमारी बेटी मतलब विरोध करने जा रही थी, विरोध करने का सब काम को है। अभी देखिए कार्रवाई तो कोई नहीं हुई। आज हमें मुझे और मेरे ताऊ जी को और जो बाकी गांव वाले लोग थे सबको स्टेटमेंट के लिए बुलाया था, तो हमने अपनी स्टेटमेंट दे दी है। अब देखिए आगे जो अपॉइंटिंग ऑफिसर हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया है एएसपी, वो आगे क्या कार्रवाई करते हैं। हमने अपना करण गोयल जी को अपॉइंट किया गया है, एएसपी करण गोयल जी, और आगे वो क्या करते हैं देखिए। हमें कानून पे भरोसा है और कानून अपना काम करे। तो देखिए ये जो इस तरीके की जो इंसिडेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं सरकार का और प्रशासन का फेलियर दर्शाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम जब मेरे साथ ये लोग पब्लिकली ये कर सकते हैं तो बंद कमरे में किसके साथ क्या क्या किया होगा, हमारी उस बहन के साथ क्या क्या किया होगा, और जो ये बाकी सारे मामले आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि प्रशासन हर तरीके से सो रहा है। प्रशासन को कोई मतलब नहीं है लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, महिला सुरक्षित है नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और सुरक्षित होती तो इतनी घटनाएं बढ़ती ही नहीं थी, उनको किसी चीज का डर होता। मेरा सिर्फ और सिर्फ सरकार से निवेदन भी है, चेतावनी भी है। इस चीज ने न्यू ना समझ जाए कि भाई हम थाली बैठे हैं और हम कुछ कर नहीं सकते। सरकार संदीप सिंह को बर्खास्त करे, संदीप सिंह को जेल भेजे, ताकि जो ये बाकी सारे इतने मामले बढ़ रहे हैं सब लोगों को एक लेसन मिल सके, सब लोगों को एक बात सिखाई जा सके कि अगर चोरी गले कुछ भी हुआ, लड़की के साथ कुछ हुआ तो सारे लोग खड़े हैं। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां निकाय चुनाव को लेकर जनता से वोट लेने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कौड़ियागंज ग्राम में देखने को मिला है, जहां एक प्रत्याशी जनता को लुभाने के लिए डॉक्टर बन गया और फिर गली मोहल्लों में जाकर लोगों का फ्री उपचार करने लगा है। जबकि स्वास्थ्य विभाग लगातार दावे कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी झोला छाप डॉक्टर से उपचार न कराए, जिससे अनहोनी की संभावना है। आगे उन्होंने कहा कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कैंप लगाकर गली मोहल्ला में दवाई वितरण करने के लिए सिर्फ डॉक्टर को अनुमति दी गई है। इस मामले में छानबीन कर कार्रवाई की जाएगी। ये दवा बढ़ रही है, वितरण करी जा रही है। खाज खुजली की है, चश्मा दे रहे हैं जी, ये देवेंद्र लोधी हैं, तो सेवा कर रहे हैं डॉक्टर लोगों से संपर्क करके। जब डॉक्टर साहब आए थे, हाँ ये सर्दी जुकाम की दवा देते हैं हम, और आंखों में प्रॉब्लम होती है ड्रॉप देते हैं, और यही दवा होती है। और ट्यूब होते हैं जो दर्द के, खाज खुजली के, यही दवा। कोई चाह रहे हैं, मैं 12 साल से सेवा कर रहा हूँ साहब, और इनसे पूछो कितने तरह से दवा दे रहा हूँ, और लमसम सबको ही फायदा होता है। दवा देती जाए, लिखी जाती है। डॉक्टर हैं एक तुम्हारे, मैंने डॉक्टर के पास काम किया है मैंने 6 साल दिल्ली में, और वो हैं तुम्हारे इंद्रपाल डॉक्टर हैं, ठीक है। वो हैं चंदनगर गोंडली में। कौन सी जिला? गोंडली कृष्णा नगर में पड़ता है, कृष्णा नगर में। जिला कौन सा? दिल्ली, गाजियाबाद, वो जिला सादरा। निदेश है, उनके पास मैंने काम किया और उनसे मैंने नॉलेज लिया, और फिर मैं समाज सेवा करता हूँ समाज में। साथ में 12 साल है। इसमें स्वास्थ्य विभाग की जाएंगे, सर्दी जुकाम की दवा होती है, और कोई दवा नहीं होती मेरे। जब हम अपने परिवार में देंगे और परिवार में देंगे आराम पड़ता है, देता हूँ, मैं बांटता हूँ, पैसे से खुद की खरीद के लाता हूँ और फ्री सेवा करता हूँ यहाँ पर। खबर पंजाब की फिरोजपुर से है, जहां केंद्रीय जेल में नशा सप्लाई करने वाले जेल वार्डन के साथ 3 लोगों को काउंटर इंटेलिजेंस के अधिकारी ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 100 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। अधिकारी ने बताया कि जेल वार्डन का बेटा तस्करों से ड्रग्स मंगवाता था और फिर जेल वार्डन बंदियों को ड्रग्स सप्लाई करता था। जेल में प्रदेश के बड़े गैंगस्टर लंबे समय से बंद हैं। जेल में ड्रग्स सप्लाई की मुखबिर से सूचना मिलने पर इंटेलिजेंस की टीम ने कार्रवाई की है। फिलहाल इंटेलिजेंस की टीम ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ AIG ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਲਾਲ ਚੌਂਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ,
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਹੈਗਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਸੀ? ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਚਾਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਹੜੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਹੜੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਇਹ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਤੈਨਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 2018 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਅੰਦਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੇ ਸੀਗੀ ਤੇ 2018 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਇਹਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਮਾਨਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? इंस्पेक्टर बलदेव सिंह। खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां मदनापुर थाना क्षेत्र में पुलिस कार्रवाई करते हुए ब्रजेश उर्फ काले का जनसेवा केंद्र पर चल रहे फर्जीवाड़े का खुलासा किया और जनसेवा केंद्र के संचालक को गिरफ्तार किया है। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने छापेमारी कर ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी की मोहरें बरामद की हैं। इसके साथ ही जनसेवा केंद्र से ग्राम पंचायत के लेखा जोखा के रजिस्टर भी मिले हैं। आपको बता दें कि जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह के निर्देश पर सहायक विकास अधिकारी और एसडीएम ने छापेमारी की थी। फिलहाल पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, आगे और भी खुलासे हो सकते हैं। सीओ साहब, मदनापुर क्षेत्र में एक जल सेवा केंद्र पर छापेमारी की गई, जो क्या कुछ उस पर बरामदगी हुई, किस तरह कार्रवाई में लाई थी? पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि मदनापुर में ब्लॉक कार्यालय के बाहर एक खोखा रखा हुआ है, जन सेवा केंद्र बनाया गया। उसके अंदर उसमें एक व्यक्ति काले नाम का है जो फर्जी मोहर बना के फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र जारी करता है। तो मौके पे एसडीएम सदर मेरे द्वारा और नायब तहसीलदार और थाने की पुलिस के द्वारा वहाँ पे छापेमारी करी गई, जहाँ से कुछ फर्जी मोहरें बरामद हुई हैं और कुछ कागजात बरामद किए गए हैं। उन्हें कब्जे में लेके अभियोग पंजीकृत किया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। किस तरह का वहाँ पर वो काम करता था? किस तरह की वहाँ से दो फर्जी मोहरें बरामद हुई हैं। एक तो शायद प्रधान की है और एक जिला उस ब्लॉक की है वहाँ पे। तो उन्हीं मोहरों के द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र वो बनाते थे। क्या प्रकरण पकड़ा गया है किस संबंध में और कौन कौन सा संलिप्त है इसमें? मुझे उच्च स्तर से जानकारी दी गई थी कि ब्लॉक मदनापुर के एक जनसेवा केंद्र पर फर्जी मोहरें और अन्य दस्तावेज बनाए जा रहे थे। उसी सूचना के आधार पर हम लोगों ने ब्लॉक मदनापुर के गेट पर काले के जन सेवा केंद्र पे छापा मारा। छापेमारी के दौरान ग्राम विकास अधिकारी, एक प्रधान और अन्य मोहरें बरामद हुई हैं। साथ में ग्राम पंचायत कार्यवाही रजिस्टर और तथा मेजरमेंट रजिस्टर। तो वहीं शाहजहांपुर जिले के कटरा मड़िया गांव में हुए छेदालाल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी राजू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि घर में दावत के दौरान छेदालाल का ई रिक्शा चालक से विवाद हो गया था और उसी दौरान आरोपी राजू ने छेदालाल पर चाकू से हमला कर दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। आरोपी राजू दोनों पैरों से अपाहिज है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में उपयोग किए गए चाकू को बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी राजू को जेल भेज दिया है। ये थाना कटरा क्षेत्र की घटना है। थाना कटरा क्षेत्र के ग्राम मुड़िया चक में कल एक बर्थडे का समारोह चल रहा था। लोग रोड पर खाना खा रहे थे। उसी वक्त आरोपी ई रिक्शा से आया। ई रिक्शा निकालने को लेकर आपस में विवाद हुआ, मारपीट हो गई
उसी दौरान आरोपित ने चाकू से मृतक पर वार कर दिए। उसको उपचार हेतु अस्पताल ले जाया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने अपने जुर्म का इकरार किया है। खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां दही कोतवाली के पूर्वा मोड़ पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की कार से पुलिस ने 2 क्विंटल 48 किलो अवैध भांग बरामद की है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और 2 आरोपी को भांग के साथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बीती रात थाना प्रभारी दही अपनी फौज के साथ पूर्वा मोड़ पे चेकिंग कर रहे थे। उसी बीच एक लाल रंग की थार गाड़ी जाती हुई दिखी। उसको रोका गया। रोकने पर उनमें 2 कुंटल 64 केजी 48 ग्राम भांग मिला। 2 व्यक्ति मिले हैं। इनके पास कोई लीगल दस्तावेज नहीं था। ये अवैध भांग ले जा करके अपना अवैध बेचते थे। इनको मैं भांग 2 अभियुक्त थार बरामद किया गया है। अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आगे अन्य भी जांच की जा रही है इनके संबंध में कि क्या पहले से भी इनके खिलाफ अन्य किसी थाने में अभियोग पंजीकृत हैं या नहीं है। इस बात की भी जानकारी प्राप्त की जा रही है। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां शिक्षा संस्थान में आयोजित जीवन कौशल प्रशिक्षण के 5 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ डाइट के प्राचार्य ने किया। अमित शर्मा ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से हम सबको अपने विद्यालय स्तर पर बच्चों की जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। डाइट में 50-50 शिक्षकों के 4 बैच संचालित किए गए हैं, जिनमें प्रथम चक्र में 7 ब्लॉक के शिक्षकों ने प्रतिभाग किया है। जनपद स्तरीय 400 शिक्षकों का 5 दिवसीय जीवन कौशल प्रशिक्षण गतिमान है, जिसमें प्रत्येक विकास क्षेत्र से 26 शिक्षकों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। कितने टीचर इस समय हैं? वर्तमान में डाइट में 3 बैच चल रहे हैं 50-50 के, जिसमें प्रत्येक हॉल में 50 प्रशिक्षणार्थियों की संख्या आवंटित है। डाइट के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? डाइट के संबंध में मुझे ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपने समर्पण भाव से किसी भी विषय वस्तु, कहीं भी किसी भी जगह का रूप परिवर्तित कर सकता है। और ऐसा ही कार्य हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय श्री के ओझा जी ने किया, जिनके आगमन के फलस्वरूप हमारी डाइट एक नए आयाम को छू रही है और नित्य प्रतिदिन डाइट में क्वालिटेटिव एनहेंसमेंट हो रहा है, जिससे हमारे जितने भी प्रशिक्षणार्थी हैं, जो भी हमारे सेवारत शिक्षक हैं, सेवा पुरुष शिक्षक हैं, उन्हें एक अच्छी व्यवस्था मिल रही है। प्रशिक्षण के संबंध में ये कहना है कि किसी भी राज्य में जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान होता है, वो शिक्षक शिक्षा का सर्वोच्च संस्थान होता है, जनपद स्तर का हेड ऑफिस होता है। तो निरंतर यहाँ पर प्रशिक्षणों की श्रृंखला हमारे जितने भी कार्यरत शिक्षक हैं, जो हमारे सेवा DLED प्रशिक्षु हैं, उनके लिए उनकी क्वालिटेटिव एनहेंसमेंट, उनकी पर्सनालिटी एनहेंसमेंट, साथ ही विषय आधारित विभिन्न प्रशिक्षणों की श्रृंखला यहाँ पर गतिमान रहती है। शिक्षकों का कौन सा प्रशिक्षण चल रहा है वर्तमान में? शाहजहांपुर में देर शाम पहुंचे वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राजभवन में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कई फरियादियों की समस्याओं को सुना, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बजट से गरीबों का सबसे बड़ा फायदा होगा। बजट में सभी वर्गों का हित देखा गया है। बजट पर पहला अधिकार गरीबों का है। इस बजट में मध्यम वर्ग का भी फायदा हुआ है और हमारा उद्देश्य है कि आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को पाना है। उस दिशा में ये बजट हमको आगे भी ले जाता है। किसानों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और उसी का परिणाम है कि MLC चुनाव की 5 सीटों में से 4 में बीजेपी को जीत मिली है। अब जनता को ये विश्वास है कि बाकी किसी पार्टी में दम नहीं है जो चुनाव जीत सके और आगे भी हम ऐसे ही जीतेंगे। सबसे ज़्यादा फ़ायदा गरीबों का हुआ। अगर गरीबों को परेशानी हुई कोरोना काल में, तो उसका सबसे पहले 2 लाख करोड़ की व्यवस्था उनको फ्री राशन देने की गई। तो बजट पर जो पहला अधिकार गरीबों का है, इस बात को भी चरितार्थ किया गया। और मध्यम वर्ग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस बजट में हुआ है। 5 लाख से 7 लाख रुपए की इनकम का मतलब यह है कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, क्रय शक्ति ज़्यादा होगी। जब क्रय शक्ति ज़्यादा होती है, परचेजिंग पावर ज़्यादा होती है, तो मांग बढ़ती है, और जब मांग बढ़ती है तो आवश्यकता के अनुरूप उद्योग धंधे फलते फूलते हैं, बढ़ते हैं, और उद्योग धंधे फलते फूलते बढ़ते हैं तो रोज़गार के अवसर ज़्यादा सृजित होते हैं।
खबर यूपी के कासगंज से है, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति द्वारा शारदा देवी जौहरी महाविद्यालय में ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई महाविद्यालय के विद्यार्थी, अध्यापक समेत नोडल अधिकारी और पूर्व महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व डीजीपी ने छात्र छात्राओं को सरकार की नीतियों से अवगत कराते हुए रोजगार के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को मालिक बनकर रहना चाहिए। छात्राएं किसी से नौकरी ना मांगे, बल्कि उन्हें और लोगों को नौकरी देने के बारे में सोचना चाहिए। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत प्राइम 24।